Good morning everyone. How's you all? I hope you all are fine and I hope कि आप जो है हमारी जितनी भी वीडियोस हैं फायर इंश्योरेंस की अदर वीडियोस सभी देख रहे हैं, उनको अच्छे से समझ रहे हैं। तो उसी सीरीज़ में अब हमारा जो है ये नेक्स्ट वीडियो आया है फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस पार्ट 1 ऑलरेडी कवर कर दिया था, जिसमें हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, स्कोप एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फायर इंश्योरेंस कवर हुए थे। तो ये आप पार्ट 1 से स्टडी कर सकते हैं एंड दिस इज पार्ट 2। सो इन दिस आई विल कवर प्रोसीजर ऑफ टेकिंग अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी and conditions of fire insurance contract. Insurance is a contract of indemnity and financial protection is provided for the property against loss or damage caused by the fire or other specified perils, right? So you can say it is very useful to take the fire insurance policy, because if there is the loss of property, then it may be a great financial loss for the persons. Now as we are going through the procedure, so first point here will be our selection of insurer, कि इंश्योरेंस कंपनी जो है सेलेक्ट करना सबसे पहला काम आता है इन द प्रोसीजर ऑफ टेकिंग फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। बहुत से इंश्योरर जो है आज के टाइम में जो है इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उन्हीं में से जो है कोई बेस्ट इंश्योरर जो कि आपकी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग आपको सही लगता है, आप वो चूज़ कर सकते हैं। इंश्योर्ड ऐसी कंपनी सेलेक्ट करता है जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी हो और एफिशिएंट भी हो। कंपनी जो कि कम से कम फॉर्मेलिटीज़ में आपको पॉलिसी प्रोवाइड करती है और टर्म्स एंड कंडीशन भी जिनकी बहुत ईजी होती हैं, वहाँ से जो है इंश्योरेंस लेना ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं। आफ्टर सेलेक्टिंग द इंश्योरेंस कंपनी, नेक्स्ट स्टेप पे हम आ गए हैं, जो कि हमारा प्रपोजल फॉर्म है। प्रपोजर को एक फॉर्म फिल करना पड़ता है जिसमें उसको बहुत से इंफॉर्मेशंस देनी पड़ती हैं, जैसे कि उसका नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन क्या है, सब्जेक्ट मैटर इंश्योरेंस का क्या है, दैट मीन्स कि वो प्रॉपर्टी जिसके लिए इंश्योरेंस करा रहे हैं उस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है। वैल्यू जो प्रॉपर्टी की बताई जाती है वो मार्केट वैल्यू जो है कंसीडर की जाती है। टाइप ऑफ पॉलिसी, किस तरह की आप पॉलिसी लेना चाहते हैं और कितना सम जो है इंश्योर कराना चाहते हैं, और तरीके की पर्टिकुलर जो है सब्जेक्ट मैटर की क्या कंडीशन है, किस लोकेशन पे प्रॉपर्टी है, तो ये सब चीज़ें भी कंसीडर की जाती हैं। इंश्योर्ड के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन प्रपोजल फॉर्म में दी जाती है वो ट्रू और करेक्ट होनी चाहिए। सारी डिटेल्स जो है प्रॉपर्टी की प्रॉपर देनी है, उसकी लोकेशन से रिलेटेड और वैल्यू से रिलेटेड, जैसा कि अभी मैंने बात की। और जो है ये इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि हमने जैसे बात की थी प्रिंसिपल्स में, अटमोस्ट गुड फेथ जो है यहाँ फॉलो किया जाता है, राइट। नाउ बिकम्स द नेक्स्ट पॉइंट, एविडेंस ऑफ गुडविल। इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड की फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड, ऑनेस्टी से रिलेटेड और इंटीग्रिटी से रिलेटेड जो है सभी प्रूफ्स कलेक्ट करती है, मतलब इंफॉर्मेशन लेती है थर्ड पार्टी से, उसके बारे में जानकारी लेती है, ठीक है। अगर इसमें हम देखें जनरली क्या होता है कि 2 टाइप के पर्सन होते हैं। फर्स्ट टाइप तो होती है वेल नोन फिगर्स, जिनको कंपनी अच्छी तरीके से जानती है, तो उनके बारे में कोई इंक्वायरी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती और रिस्क उनका पता होता है, एज्यूम होता है कितना रहेगा। और अदर जो सेकंड टाइप हम कंसीडर कर सकते हैं, जो न्यू प्रपोजर होते हैं, स्ट्रेंजर होते हैं, डाउटफुल पर्सन होते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी होता है, जैसे अभी हमने बात की कि उनके बारे में जो है कंपनी इंक्वायर करे, उनकी ऑनेस्टी से, इंटीग्रिटी से या फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस जो है कंपनी को कलेक्ट करनी पड़ती हैं। जब कंपनी जो है इंश्योर्ड को कह सकते हैं कि वो कोई एविडेंस दे अपनी इंटीग्रिटी से रिलेटेड थ्रू एनी रेपुटेटेड पर्सन इन द सोसाइटी, और इसके लिए जो और एजेंट भी ऑथोराइज होता है कि वो सर्टिफाई कर सकता है कि वो पर्टिकुलर प्रपोजर को या एप्लीकेंट को बहुत लंबे टाइम से जानता है और वही उसकी इंटीग्रिटी के लिए एविडेंस हो सकता है। इसका एक फॉर्मेट होता है और ये जो प्रपोजल फॉर्म है उसी के साथ ही प्रिंट रहता है। तो यहाँ ये ज़रूरी होता है कि सर्टिफिकेट ऑफ गुडविल, या जिसको सर्टिफिकेट ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी भी कहते हैं, प्रपोजल फॉर्म के साथ इंश्योरर के पास वो भी सबमिट कराया जाए। देन नेक्स्ट इज सर्वे ऑफ सब्जेक्ट मैटर, दैट इज प्रॉपर्टीज टू बी इंश्योर्ड। आफ्टर रिसीविंग द प्रपोजल, इंश्योरर क्या करता है, थोरो स्टडी करता है कितना रिस्क एक पर्टिकुलर प्रपोजल में हो सकता है। कुछ केसेस में इंश्योरेंस कंपनी
सर्वेयर को भी अपॉइंट कर सकती है ताकि वो एक्सेस करे कंडीशंस, सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी है या कोई और चीज़ है उनकी सारी जो है कंडीशन देखे कि पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में कितना रिस्क इन्वॉल्व है। इस द फायर जो है उसको कंसीडर किया जाता है। एंड सराउंडिंग सिचुएशन सब्जेक्ट मैटर की देखी जाती है, किस लोकेशन पे वो है और कितना जो है पर्टिकुलर जो है रिस्क उसमें इन्वॉल्व हो सकता है। तो ये चीज़ें सर्वे के थ्रू एनालाइज की जाती हैं। इसके साथ साथ इंश्योर्ड ने जो भी डिटेल्स प्रपोजल फॉर्म में दी है उसको वेरीफाई करने के लिए भी बोला जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल फॉर्म। On the basis of information declared in the proposal form, certificate of goodwill or certificate of respectability and other reports of surveyors, if company is completely satisfied, then company admits the risk and intimates its decision to the proposer. तो वो इंटीमेट कर देते हैं प्रपोजर को। तो इस स्टेज पे हम कहते हैं कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जो है कंप्लीट हो गए हैं, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट यहाँ कंप्लीट हो जाता है। रिस्क किस टाइम से शुरू होगा? ऑन द डेट ऑन विच प्रीमियम इज रिसीव्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। देन नेक्स्ट इज इशू ऑफ कवर नोट। कवर नोट क्या होता है? एक प्रोविजनल या इंटरिम पॉलिसी इसको हम कह सकते हैं, जो कि अस्थायी तौर पे जो इशू की जाती है पॉलिसी या अस्थायी तौर पे जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया जाता है उसको हम कवर नोट कह सकते हैं। ठीक है, इसको कभी कभी इंटरिम प्रोटेक्शन नोट भी कहा जाता है, क्योंकि ये फाइनल जो फॉर्म है पॉलिसी की उससे पहले ये तैयार किया जाता है। एक इनिशियल जो है जो स्टेप में जो दिया जाता है डॉक्यूमेंट वो हमारा कवर नोट रहता है। एजेंट या जो डेवलपमेंट ऑफिसर है या सेल्स मैनेजर जो भी है कंपनी का वो ये नोट इशू कर सकते हैं और कवर नोट बाइंड कर देता है इंश्योरर को कि वो कंपनसेट करेगा कोई भी रिस्क अगर अराइज होता है पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। नेक्स्ट एंड द वी कैन से लास्ट पॉइंट ऑफ द प्रोसीजर हेयर इज इशू ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। फाइनली क्या होता है? इंश्योरेंस पॉलिसी प्रिपेयर कर दी जाती है प्रॉपर फॉर्म में, उसको ड्यूली स्टैम्प्ड किया जाता है, साइन करवा दिए जाते हैं उसमें, और जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है इंश्योरेंस की वो सब उस पर मेंशन कर दी जाती हैं। पॉलिसी में क्या क्या हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन जो पॉलिसी तैयार की जाती है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो फाइनल बनता है उसमें नेम रहता है, एड्रेस रहता है इंश्योर्ड का, वैल्यू और अमाउंट जो इंश्योर कराई गई हैं, कंटेंट्स या जो सब्जेक्ट मैटर है वो या जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में डिटेल्स होती हैं, पीरियड जो है इंश्योरेंस का कितना रहेगा, अमाउंट ऑफ प्रीमियम क्या है, तो ये सब उसमें मेंशन होते हैं। दैट मीन्स कंप्लीट टर्म्स एंड कंडीशन जो है उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में क्लियरली डिफाइन किए जाते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी इशू की जाती है इंश्योरर के थ्रू टू इंश्योर्ड को पर्टिकुलर जो टाइम पीरियड है उसके अंदर। ठीक है, जैसे हमने कहा टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होते हैं, तो टर्म्स एंड कंडीशन क्या डिफाइन करते हैं कि क्या पॉलिसी के अंडर कवर होगा और क्या कवर नहीं होगा। तो इस तरीके से एक तरह से राइट एंड ऑब्लिगेशन जो है इंश्योरर के और इंश्योर्ड के डिफाइन करते हैं। ऑल दीज आर स्टेप्स विच आर फॉलोड फॉर टेकिंग द फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। कंडीशंस ऑफ फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। Conditions can be divided in two parts: implied conditions and express conditions. Those conditions which are implied by law are known as implied conditions. चाहे पॉलिसी में मेंशन किया जाए या नहीं किया जाए, ये कंडीशंस अपने आप ही मानी जाती हैं। जैसे सब्जेक्ट मैटर जिसके लिए इंश्योरेंस लिया जा रहा है वो एग्जिस्टेड होना चाहिए इंश्योरेंस के टाइम पे, इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो है होना चाहिए पॉलिसी स्टार्ट होने के टाइम भी और क्लेम के टाइम भी। इसी तरीके से अटमोस्ट गुड फेथ जो है फॉलो किया जाता है, मटेरियल फैक्ट्स को डिस्क्लोज करना होता है, और क्लेम के टाइम पे ये ज़रूरी होता है कि आइडेंटिफाई किया जाए, पहचाना जाए सब्जेक्ट मैटर कि वो पॉलिसी की डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग है। तो ये कुछ इम्प्लाइड कंडीशन इसी तरह की रहती हैं जो कि बेसिकली हर एक को कंप्लीट करनी होती हैं। देन एक्सप्रेस कंडीशंस। एक्सप्रेस कंडीशन में सबसे पहले वॉइडेबल पॉलिसी जो है वॉइडेबल हो सकती है अगर किसी तरीके की मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस डिस्क्रिप्शन या नॉन डिस्क्लोजर जो है मटेरियल फैक्ट्स का किया जाता है। देन सीज ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस से मिलने वाला जो भी बेनिफिट है वो एक्सपायर हो जाता है 7 days के अंडर फ्रॉम द डेट ऑफ फॉल और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी बिल्डिंग और पार्ट ऑफ द बिल्डिंग।
लेकिन ये जो बिल्डिंग का फॉल है या डिस्प्लेसमेंट है जो कंसीडर किया जा रहा है, ये सब तब एप्लीकेबल नहीं होगा अगर कवर किया गया है इंश्योर्ड पेरिल्स के अंडर। मतलब पॉलिसी में ये बताया गया है कि इनको भी कवर किया जाएगा फॉल और डिस्प्लेस्ड होने पर भी है, तो उसका नोटिस जो है ड्यू टाइम में दिया जा सकता है और इंश्योरेंस कंपनी एग्री हो जाती है कि वो इस इंश्योरेंस कवर को कंटिन्यू रखेगी और रिवाइज टर्म्स एंड कंडीशंस उसके लिए दे दी जाती हैं। मटेरियल अल्ट्रेशन, अगर इंश्योरेंस जिस चीज़ का कराया गया है उसमें कोई मटेरियल अल्ट्रेशंस, कोई इम्पोर्टेंट चेंजेस आ जाते हैं तो इंश्योरेंस वैलिड नहीं रहेगा। लेकिन कुछ केसेस में जो है वो वैलिड माना जा सकता है अगर ऑलरेडी सैंक्शन जो है इंश्योरर की ले ली गई है उस तरीके के लॉस या डैमेज होने से पहले। ठीक है। मेराइन क्लोज, इफ द प्रॉपर्टी इज कवर्ड अंडर मेराइन पॉलिसी आल्सो देन द एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लेम विच इज नॉट कवर्ड अंडर मेराइन पॉलिसी shall be paid. That means which amount is covered under marine policy, that will be not covered under fire, but the amount excess of that will be covered under the fire policy. The next condition is cancellation of policy. पॉलिसी को जो है कैंसिल भी किया जा सकता है किसी भी पार्टी के थ्रू। अगर इंश्योरर कैंसिल करता है तो उसको 15 डेज का नोटिस देना होगा और रिफंड करनी होगी प्रीमियम की अमाउंट प्रो रेटा बेसिस पे। और अगर कैंसिलेशन इंश्योर्ड करता है तो प्रीमियम जो है इंश्योरर अपने पास रख सकता है क्योंकि शॉर्ट पीरियड बेसिस पे उसको ख़त्म किया जा रहा है। देन कम्स द ड्यूटीज़ ऑफ इंश्योर्ड। ड्यूटी क्या रहती है इंश्योर्ड की? नोटिस देना है उसको लॉस का या जो भी डैमेज हुआ है वो इंश्योरर को नोटिस देगा। रिटर्न जो है क्लेम सेटलमेंट के लिए सबमिट करेगा फॉर्म और उसमें डिटेल्स देगा जो भी लॉस हुआ है, जो भी डैमेज हुआ है। उसकी 15 दिन के अंदर उसको ये सारी कार्यवाही करनी होती है या कोई और पीरियड अगर एक्सटेंशन उसको मिल गई है तो उतने दिन के अंदर ये जो है सबमिट करना होता है। सबमिशन ऑफ पर्टिकुलर्स ऑफ अदर इंश्योरेंसेस, अगर इन कंडीशंस को पूरा नहीं किया जाता तो क्लेम नहीं मिल पाता। और भी कंडीशन हैं दो। इंश्योरर इज नॉट लाइबल फॉर एनी लॉस आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 15 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ लॉस अनलेस द क्लेम इज सब्जेक्ट ऑफ पेंडिंग एक्शन और आर्बिट्रेशन। इंश्योरर जो है किसी भी तरीके के लॉस के लिए लाइबल नहीं होगा अगर लॉस होने के 15 मंथ्स तक जो है क्लेम नहीं लिया गया है। लेकिन अगर वो किसी तरीके का पेंडिंग एक्शन या आर्बिट्रेशन में गया हुआ है क्लेम का केस तो वहाँ पे ये अप्लाई नहीं होगा। इसी तरीके से अगर लायबिलिटी जो है इंश्योरर ने नहीं मानी है और फिर भी इंश्योर्ड ने 12 मंथ्स तक कोई केस फाइल नहीं किया तो भी यहाँ पे क्लेम अराइज नहीं होगा। देन कम्स द राइट्स ऑफ इंश्योरर। इंश्योरर को क्या राइट है? ही कैन एंटर एंड टेक पोजेशन ऑफ द बिल्डिंग और प्रीमाइसेस जहाँ पे भी लॉस हुआ है और वो रिमूव कर सकता है, अरेंज कर सकता है या जो भी साल्वेज प्रॉपर्टी का बचा हुआ है उसको सेल कर सकता है। ठीक है। देन फ्रॉड, अगर क्लेम फ्रॉडुलेंट है तो इंश्योर्ड को किसी भी तरीके के लॉसेस यहाँ पे रिकवर नहीं होंगे। जो भी बेनिफिट पॉलिसी के अंडर उसका बनता था वो सब जो है यहाँ पे रिकवर नहीं किया जा सकता। देन रीइंस्टेटमेंट कंडीशन, इंश्योरर जो है इसमें ऑप्शन देते हैं कि इंश्योर्ड है लॉस जो भी प्रॉपर्टी का हुआ है कैश लेने की बजाय प्रॉपर्टी को रिप्लेस करा सकते हैं। पहले वाली कंडीशन में ही वो एज इट इज़ प्रॉपर्टी को ले सकते हैं। देन एवरेज कंडीशन, इंश्योर्ड शुड गेट इंश्योर्ड हिज प्रॉपर्टी फुल वैल्यू। इंश्योर्ड को जो है अपनी प्रॉपर्टी की पूरी वैल्यू का इंश्योरेंस कराना चाहिए। अगर प्रॉपर्टी अंडर इंश्योर कराई जाती है तो एवरेज कंडीशन अप्लाई हो जाती है। दैट मीन्स क्या होगा कि क्लेम की अमाउंट भी प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस हो जाएगी। इसमें हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि एक पर्सन इंश्योरेंस लिया हुआ है अपने हाउस का, फायर इंश्योरेंस 50 लाख का, ठीक है, लेकिन मार्केट वैल्यू जो उस हाउस की है वो 75 लाख है और क्लेम जब एराइज हो रहा है तो वो 30 लाख का एराइज हो रहा है। तो इंश्योरेंस कंपनी जो क्लेम की अमाउंट है वो 30 लाख पे नहीं करेगी बल्कि 20 लाख पे करेगी, क्योंकि वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे कैलकुलेट करेगी। दैट इज़ 50 लाख अपॉन 75 लाख इंटू 30 लाख। ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन कंडीशन, as per this condition if the property is insured under more than one policy then all the policies will contribute towards the claim amount proportionately of sum insured to total sum insured under all policies, right? तो जितनी भी policies की अमाउंट है
उसके अकॉर्डिंग वो प्रोपोर्शनेटली कंट्रीब्यूट करेंगी। देन सब्रोगेशन कंडीशन, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर लॉस थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है तो इंश्योर्ड का जो राइट है रिकवर करने का थर्ड पार्टी से अमाउंट, वो सब्रोगेटेड हो जाता है इंश्योरर को। इंश्योर्ड भी असिस्ट करता है इंश्योरर को इन रिकवरिंग द अमाउंट ऑफ लॉस फ्रॉम थर्ड पार्टी। आर्बिट्रेशन कंडीशन, क्लेम की अमाउंट कितनी होगी इसके बारे में किसी भी तरीके का डिस्प्यूट अराइज होता है तो ये जो है आर्बिट्रेशन में चला जाता है एज पर द प्रोविज़न ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कैंसिलेशन एक्ट 1996। एक सोल आर्बिट्रेटर इसमें अपॉइंट किया जाता है, दोनों पार्टी राइटिंग में अपॉइंट करते हैं। लेकिन अगर उस आर्बिट्रेटर से विद इन 30 डेज पार्टीज एग्री नहीं होती तो एक पैनल जो है 3 आर्बिट्रेटर का बनाया जाता है। इस पैनल में एक आर्बिट्रेटर जो है इंश्योर्ड का होगा, एक इंश्योरर का होगा और थर्ड आर्बिट्रेटर वो पहले के जो 2 आर्बिट्रेटर हैं उनकी तरफ से चूज़ किया जाएगा। तो कोर्ट में जाने से पहले ये कोशिश की जाती है कि दोनों पार्टी जो है किसी एक क्लेम अमाउंट पे एग्री हो जाए। लेकिन अगर इंश्योरर क्लेम के अमाउंट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो फिर आर्बिट्रेशन नहीं हो पाती। देन हियर कम्स द रिटर्न कम्युनिकेशन। जो भी नोटिस जो है कंपनी को दिया जाता है या कोई भी कम्युनिकेशन कंपनी के साथ किए जाते हैं वो सब राइटिंग में होने चाहिए। देन मेंटेनेंस कंडीशन, full sum assured has to be maintained throughout the period of plan, right? And upon settlement of loss, pro rata premium from the date of loss to the date of expiry is to be paid by the policy holder। ठीक है कि जितनी भी सम एश्योर की है ये पूरे टाइम पीरियड के लिए होती है। जैसे 1 साल का लिया है अगर प्लान तो वो 1 साल के लिए है। जब लॉस सेटलमेंट हुआ है मतलब क्या होता है कि कई बार जो लॉस है वो साल से पहले बीच में हो जाता है तो उस लॉस का क्लेम आपने ले लिया तो प्रीमियम जो है उस डेट ऑफ लॉस से बाकी जो आगे का एक्सपायरी होने तक का जो पीरियड है वो पॉलिसी होल्डर को पे करना होता है और एक्स्ट्रा प्रीमियम जो है वो डिडक्ट कर दिया जाता है क्लेम की अमाउंट। So this is all about our today's topic. I hope everything is clear to you. In this video, fire insurance is explained to you in a very simple language and you can understand it fully through this video. I hope you get the information as you have required. Thank you all. Have a nice day. Stay safe, stay healthy.